नमस्कार। आज हम अपने विद्यार्थियों के लिए और जितने भी इस चैनल से जुड़े हुए स्टडी करने वाले विद्यार्थीगण हैं, छात्र हैं, उनके लिए संगठनात्मक व्यवहार के अंतर्गत अभिप्रेरण और समूह गतिकी, इन दो विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे। समूह गतिकी और अभिप्रेरण दोनों ही किसी संगठन की प्रोडक्टिविटी के लिए, संगठन को दिशा प्रदान करने के लिए, संगठन के द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनको हासिल करने के लिए दोनों की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संगठनात्मक व्यवहार में हमने देखा कि संगठन एक स्वयं में बड़ा समूह होता है और संगठन में अनेक समूह छोटे छोटे भी होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि संगठन व्यक्तियों से मिलकर के बनता है और वो व्यक्ति छोटे छोटे समूह बनाते हैं या बड़े समूह बनाते हैं और फिर इन समूहों के संयोजन से एक बड़ा समूह, एक कॉमन ग्रुप यानी कि संगठन का निर्माण होता है। संगठन के अपने लक्ष्य होते हैं, अपने गोल होते हैं, जो कि संगठन को एक निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत सीमित संसाधनों के उपयोग से प्राप्त करना होता है। संसाधन के रूप में संगठन के पास मानव संसाधन और गैर मानवीकृत संसाधन जैसे कि मटेरियल है, मनी है, कैपिटल है, मशीन है इत्यादि का प्रयोग करते हुए, संसाधनों का प्रयोग करते हुए क्रियान्वयन जो गतिविधियां हैं उनको क्रियान्वित किया जाता है और संगठन के लक्ष्य को हासिल किया जाता है। व्यक्ति जो समूहों से जुड़े होते हैं, संगठन से जुड़े होते हैं, उनका दायित्व होता है कि उनको जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उस दिशा में एक कार्य योजना बनाएं। कार्य योजना बना करके संसाधनों का जुटान करें। संसाधनों को जुटा करके जो भी समुचित संसाधन है, चाहे वो मानव संसाधन हो या गैर मानव संसाधन हो, दोनों की उचित मात्रा में दोनों को एकत्रित करें और फिर गतिविधियों को आरंभ करते हुए, उनको संचालित करते हुए, दिशा देते हुए संगठन के लक्ष्य को हासिल करने का प्रयत्न करें। हम देखते हैं कि जो भी संगठन का बड़ा लक्ष्य है, फिर उसको कई उप कार्यों में, सब वर्क डिवीज़न में डिवाइड किया जाता है। वर्क को छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे संरचनाओं में विभाजित करके अलग अलग समूहों को उनको पूरा करने की जिम्मेदारी दी जाती है। जो लोग संगठन में जुड़े होते हैं वो अपनी दक्षता से, कार्य दक्षता से, अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से, अपने काम करने के कौशल से उन जो उनको कार्य निर्धारित किए जाते हैं उन दायित्वों को पूरा करते हैं और उनको दी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए, दी गई जो कार्यात्मक गतिविधियां हैं उनको पूरा करते हुए वो संगठन के कार्यों को पूरा करते हैं। कई बार हम ये देखते हैं कि संगठन में जो लोग हैं वो बहुत ही रुचि से काम करते हैं। कई बार हम देखते हैं कि साधारण रुचि का प्रयोग करते हुए वो काम करते हैं और एक सामान्य स्तर की उत्पादकता का निर्धारण करते हैं। तो वर्क प्रोडक्शन जहाँ पे हो रहा है, कार्य का उत्पादन जहाँ पे हो रहा है, सीमित संसाधनों में या दिए गए संसाधनों में एक समूह कहीं ज़्यादा दूसरे समूह की तुलना में कर सकता है या कोई दूसरा समूह कार्य का उत्पादन उससे कम में करता है। कई बार इसके पीछे के कारणों की जब तलाश की जाती है तो हम देखते हैं कि मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरण, व्यक्ति जो समूहों में थे उनके बीच में जो मोटिवेशन फैक्टर है, जो मोटिवेशन है, उत्साहवर्धन है, अभिप्रेरण है, वो कम या ज़्यादा होने पर उनके कार्यों पर, उनकी उत्पादकता पर उसका असर पड़ता है। तो संगठन में जो लोग जुड़े होते हैं उनका एक निश्चित स्तर तक मोटिवेशन मेंटेन करना संगठन को चलाने वाले लोगों की जिम्मेदारी होती है। आइए अब हम आगे समझते हैं कि अभिप्रेरण होता क्या है और इसका तात्पर्य क्या है। अभिप्रेरण मनुष्य के अंदर की एक शक्ति है। अभिप्रेरण एक शक्ति के रूप में काम करता है, एक कारक के रूप में काम करता है जो किसी भी मनुष्य से
कोई भी कार्य करवाता है। हम कोई भी जब कार्य करते हैं तो उसके पीछे एक हमारी वजह होती है, जिसे हम कहते हैं ये हमारी रुचि है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, या ये हमारा एक लक्ष्य है, हमको एक ये हमारी अभिलाषा है कि हम ऐसा करें। तो अपनी रुचि के अंतर्गत, अपनी अभिलाषा के अंतर्गत, अपनी सोच के कारण मनुष्य कोई न कोई कार्य कर लेता है। कल्पना कीजिए कि एक बालक संगीत सीख रहा है या गुनगुना रहा है, कहीं वो किसी रास्ते पर जा रहा है, शाम को किसी गली में आपने अक्सर देखा होगा, लोग जाते हैं गुनगुनाते रहते हैं। ऐसे किसी से कहिए कि भाई साहब एक गाना सुना दीजिए, तो शायद वो आपको ना सुनाए, कहे मेरा गला खराब है या मैं कोई सिंगर नहीं हूँ। लेकिन जब कोई व्यक्ति अकेले होता है, उस पे किसी तरह का दबाव नहीं, वो स्वेच्छा से गाना गा रहा है, साइकिल चला रहा है या स्कूटर से जा रहा है, इसका मतलब उसको जो गीत गाने की प्रेरणा है वो अंदर से मिल रही है। इस तरह की प्रेरणा को हम आंतरिक अभिप्रेरण कहते हैं। जब हमारे अंदर से हमारी जो एक ये मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, भावनात्मक प्रक्रिया है, जब हम अपनी कोई भावनात्मक अभिव्यक्ति करते हैं या हम अपनी कोई कल्पना है या कोई अपने विचार है, उसके प्रभाव में कोई कार्य करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये हमारा आंतरिक अभिप्रेरण है, इंटरनल मोटिवेशन है। इसी तरह से अभिप्रेरण बाह्य बाहरी कारकों से भी हो सकता है। जैसे किसी बच्चे से आपने कहा, बेटा आज ये 2 पन्ने जो है तुम लिख लोगे, कंप्लीट कर लोगे, अपना होमवर्क समय से कंप्लीट कर लोगे, तो मैं तुम्हें एक चॉकलेट दूंगा। अब बच्चा जो अक्सर होमवर्क में 2 से 3 घंटा लगाता है, थोड़ी देर होमवर्क करता है, थोड़ी देर टीवी देखता है, थोड़ी देर इधर बैठता है, अब वो एकाग्रचित हो जाएगा। एकाग्रचित होकर के कार्य को करेगा, क्योंकि उसके सामने एक बाहरी प्रेरणा है कि अगर वो समय सीमा के अंदर अपना आज का होमवर्क जो उसके स्कूल से उसको दिया गया है पूरा कर लेगा, तो उसे एक चॉकलेट मिलेगी जो कि उसकी बहुत ही पसंदीदा है, जिसके लिए वो कई बार अपने अभिभावकों से अनुरोध करता है कि हमें चॉकलेट दीजिए। कई बार उसे मिलती है या किसी कारण से नहीं भी मिल पाती है, लेकिन आज उसके सामने एक लक्ष्य है और यही उसकी प्रेरणा है। चूँकि ये प्रेरणा उसके अभिभावक ने दी, उसके माता-पिता ने दी और उस प्रेरणा को उसके विचार ने आत्मसात किया। अब वो उसके साथ वो काम कर रहा है, न्याय कर रहा है। और यदि बच्चा होमवर्क कर लेता है, तो हो सकता है कि उसके अभिभावक उस कहे के अनुसार उसको चॉकलेट दें। तो इसी तरीके से ये एक मानव व्यवहार है। हम अभिप्रेरण के प्रभाव में भी काम करते हैं। हमारी कार्य करने की जो ऊर्जा है, वो एकाग्रचित हो जाती है, कंसंट्रेट हो जाती है, फ़ोकस हो जाती है और हम कार्यों को समय के अंदर बिना बिखरे हुए और एक अनुशासन के साथ उत्पादकता को अंजाम देते हैं। तो ये मनुष्य का स्वाभाविक व्यवहार है, जन्मजात व्यवहार है कि उसके अंदर 2 ऊर्जाएँ होती हैं। किसी काम को करने के लिए एक आंतरिक अभिप्रेरण के रूप में होती है और एक बाह्य अभिप्रेरण के ऊपर होती है। जब हम किसी संगठन में देखते हैं जहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, एक सामान्य लक्ष्य के लिए संगठन में जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, तो हम ये देख पाते हैं कि लोगों को उनके कार्यस्थल पर अभिप्रेरण की बहुत ही आवश्यकता होती है। कई सारे विचारकों ने और विद्वानों ने अभिप्रेरण को संगठन की उत्पादकता बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना है और इस पर कई सारे प्रयोग भी किए जा चुके हैं। यानी कि चिंतकों की, विचारकों की या विद्वानों की बातें केवल बातें नहीं हैं, उसका जो प्रत्यक्ष अनुभव किया गया है, उसका प्रमाणन किया गया है, वो कई सारे प्रयोग भी किए गए हैं। जिन प्रयोगों की हम आगे अभी चर्चा करेंगे कि अभिप्रेरण को लेकर के क्या प्रयोग किए गए हैं, किस तरह के अभिप्रेरण मौजूद हैं, वैज्ञानिकों ने या शोधकर्ताओं ने या विद्वानों ने अभिप्रेरण को लेकर के और क्या-क्या कार्य किए हैं या किस तरह के सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, उनकी हम अभी शीघ्र ही चर्चा करेंगे। लेकिन अभिप्रेरण को सभी विद्वानों ने एक महत्वपूर्ण कारक माना है कि वो व्यक्तियों की सोच में परिवर्तन ला सकता है और उनके विचारों को उनके कार्य करने की ओर उन्मुख कर सकता है। उनके अंदर जो कार्य करने की शक्ति है, जो कि एक तरह से अप्रत्यक्ष होती है, उसको देखा नहीं जा सकता, लेकिन उसके परिणाम को देखा जा सकता है।
तो उन व्यक्तियों के कार्य करने की शक्ति को उनके मानसिक ऊर्जा से जोड़ना, उनको एकाग्रचित करना, उनके फोकस को सेट करना, उनके काम पर लाना, और इस तरह से उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। उत्पादकता को, प्रोडक्शन को बढ़ाने के और भी कई सारे कारक हैं। उन्हीं कारकों में से ये एक मनोवैज्ञानिक कारक है, अभिप्रेरण। तो अभिप्रेरण व्यक्तियों के अंदर आंतरिक तरीके से भी एक स्वयं की भी उनकी सोच होती है, स्वयं का भी ये रिसोर्स है, और उनको बाहरी तौर से, बाहरी वातावरण से भी प्रेरणा दे करके उनसे उनके कार्य की उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। तो संगठन में हम देखते हैं कि जहाँ भी मोटिवेशन का लेवल अच्छा है और लोग वहाँ बड़े ही उत्साहित रहते हैं कार्य को लेकर के, एक पॉजिटिव माहौल होता है वहाँ पे, और काम में अवरोध भी कम आता है, और सभी के सभी एक निश्चित समय सीमा के अंदर निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने में सफल होते हैं। और ये संगठन की ये जो गुण है, ये इसका बहुत ही स्वागत किया जाता है, और ये जरूरी है कि संगठन की ग्रोथ इन बातों पर निर्भर करती है। अब हम अभिप्रेरण के कुछ सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। अभिप्रेरण को लेकर के कई सारे विद्वानों ने अनेक बातें कही हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले मैस्लो के अभिप्रेरण के सिद्धांत पे चर्चा करेंगे, जिन्होंने उसमें अभिप्रेरण के लिए आवश्यकता सिद्धांत का पदानुक्रम से जुड़ी बातें कुछ बताई हैं। उन्होंने कहा है कि संगठन में या जो लोग होते हैं वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति एक क्रम से करते हैं। यदि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति का ये क्रम के अनुसार उनको संतोष देता जाए तो वो अभिप्रेरित रहते हैं, सदैव अभिप्रेरित रहते हैं, और अपने कार्य को लेकर के पॉजिटिव रहते हैं, कहीं से भी वो नेगेटिव नहीं होते। और उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो बदलती जाती हैं, समय के साथ बदलती जाती हैं। एक आवश्यकता का जो स्तर है, जब उससे जुड़ा उनको संतुष्टि मिल जाती है, वो पूरी हो जाती है, तो व्यक्ति को संतुष्टि मिलती है, फिर वो दूसरे स्तर की आवश्यकता का पूर्ति करने में जुट जाता है। यदि संगठन उसकी दूसरे स्तर की आवश्यकता की पूर्ति करने में सहायक बनता है, तो संगठन के प्रति उसकी निष्ठा बनी रहती है, और फिर जब दूसरे स्तर की उसकी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो जाती है, तब वो तीसरे, चौथे और पांचवें स्तर की आवश्यकता की पूर्ति करने में जुट जाता है। कहने का अर्थ है कि जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अब्राहम मास्लो ने मानव आवश्यकताओं का जो सिद्धांत दिया, उसके पदानुक्रम को, उसके एक क्रम को निर्धारित किया, हिरार्की को निर्धारित किया। उन्होंने बताया कि मनुष्य की आवश्यकताओं के पूर्ति होने का एक क्रम है, और इस क्रम में उन्होंने जो सबसे पहली आवश्यकता पे चर्चा की, उन्होंने 5 आवश्यकताओं को मनुष्य की बताया कि वो जीवन पर्यंत इन 5 अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने में लगा रहता है। जो सबसे पहले यानी कि निचले स्तर की उसकी प्रारंभिक आवश्यकता है, वो है उसकी शारीरिक आवश्यकता। कहने का अर्थ है, इसको फिजियोलॉजिकल नीड्स कहते हैं। शारीरिक आवश्यकताओं का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को भोजन चाहिए, शेल्टर चाहिए, खाने को चाहिए, रहने की जगह चाहिए, उसे अपना जीवन व्यतीत करने के लिए कुछ वस्तुओं की ज़रूरत होती है, वो चाहिए। अर्थात उससे उसका अस्तित्व बना रहे, उससे उसका जीवन सुरक्षित रहे। तो जिन आवश्यकताओं से मनुष्य का जीवन सुरक्षित रहे, यानी कि वो उसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिसमें फूड है, शेल्टर है, वाटर है, एयर है, लॉजिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, और हेल्थ संबंधी चीज़ें हैं। ये सब यूनिवर्सल नीड्स हैं, और ये सभी मानव में व्याप्त होती हैं। प्रत्येक मानव जो इस धरती का है, अपनी इस ज़रूरत को सबसे पहले पूरा करने की कोशिश करता है। अर्थात वो अपने पहले शरीर की, अपने जीवन की रक्षा को देखता है कि वो पहले जो जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, उसको जीवित रखने के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति वो सबसे पहले करता है। अगर उसकी पूर्ति वो सफलतापूर्वक करता जाता है, और उसको मन में एक विश्वास हो जाता है कि उसका जो पहले स्तर की यानी कि शारीरिक आवश्यकताओं का जो स्तर है, आवश्यकताओं का वो पूर्ति हो रही है, तब वो दूसरे स्तर पर जाता है। दूसरे स्तर पे जो आवश्यकता उसके मन में आती है,
वो होती है सुरक्षा के कारण। सुरक्षा के कारण अब वो अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। यानी कि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद जैसे कोई अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा रहा है, तो वो इस बात से निश्चिंत हो जाना चाहता है स्वास्थ्य बीमा करा करके कि कभी अगर उसकी तबीयत खराब होती है और एक बड़े धन की आवश्यकता इलाज के लिए उसको चाहिए, तो वो धन उसको मौके पर हेल्थ इंश्योरेंस के माध्यम से बैकअप करेगा, मौजूद रहेगा। इसीलिए वो सेविंग करता है कि अपनी भविष्य की आने वाली ज़रूरतों को वो पूरा कर सके, और ये आवश्यकताओं के दूसरे क्रम में वो व्यक्ति लगा रहता है। सुरक्षा जो आवश्यकताओं का दूसरा क्रम है, सेकंड हियरार्की है, उसके बाद आती है सामाजिकता, सोशियोलॉजिकल नीड्स। जब उसकी ये 2 आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, तो व्यक्ति को अपना तीसरी आवश्यकता की ओर अपना कदम बढ़ाता है, और वो ये चाहता है कि अब उसका एक सामाजिक दायरा बने, उसका एक सोशलाइजेशन हो, उसका भी एक समाज हो, 4 लोग उसको जानने वाले, मानने वाले हों, उसका विवाह हो, उसका परिवार हो और उसका फैमिली बढ़े। तो इस प्रकार से वो सामाजिकता की तरफ बढ़ता है। अब वो 2 अपनी जो निचले स्तर की आवश्यकताएँ थी, जिसमें पहली थी शारीरिक आवश्यकता, दूसरी थी सुरक्षा, उनकी पूर्ति के बाद वो सामाजिकता की ओर बढ़ता है। जब उसकी ये आवश्यकताओं का क्रम भी पूरा हो जाता है और धीरे-धीरे एक समय बीत जाता है, उसकी आयु भी बढ़ रही होती है, तो चौथे स्तर की आवश्यकता की पूर्ति में वो जुट जाता है, और वो होता है सम्मान की आवश्यकता। ऐसे लोग को ये आप कह सकते हैं कि सम्मान प्रत्येक व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि जो फिजियोलॉजिकल नीड में लगा हुआ है उसको सम्मान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो ये जानता है कि अभी इसके प्रति वो ज़्यादा चिंतित नहीं हो सकता, क्योंकि ये उसकी पहली प्राथमिकता है। भावनाएं सभी अंदर मनुष्य के व्याप्त रहती हैं, उनका उद्दीपन समय समय पर होता है। तो सम्मान सम्मान व प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अब अपने अगले चरण की ओर बढ़ता है, जहाँ पे उसका सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा समाज में होती है। आप ये कह सकते हैं कि वो पदाधिकारी बनता है, उसका प्रमोशन होता है, या कोई ऐसा कार्य करता है जिसके लिए उसको पुरस्कृत किया जा सके। उसके अपने समूह में उसकी चर्चा होती है, उसको सम्मानित किया जाता है, और ऐसा होने से वो व्यक्ति काफ़ी संतुष्ट होता है, और अपनी इस आवश्यकता को वो मेंटेन करके चलना चाहता है। धीरे-धीरे समय बीतने के बाद ये आप कह सकते हैं कि इस क्रमानुसार में जब चौथी ये आवश्यकता सम्मान की मिलती है और उसको संतुष्टि मिलती है, उसका जो ईगो है, जो आई एम है, वो सैटिस्फाई होता है, तब वो आखिरी चरण में होता है आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, और वो होता है आत्म कार्यान्वयन। आत्म कार्यान्वयन जैसे कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का अर्थ है कि वो अपनी संपूर्णता की तरफ बढ़ता है। उसको ये तलाश होती है कि मैं अब क्यों इस धरती पर आया हूँ, मुझे मेरा आगे क्या होना है, मैं समाज को दे करके क्या जा सकता हूँ, इन चिंतनों में वो पड़ता है। यहाँ पे वो अपने अस्तित्व, अपनी भूमिका का पुनर्मूल्यांकन करता है, और तमाम चीज़ों को फिर से रीऑर्गेनाइज करता है, और इस तरह से धीरे-धीरे वो कार्य में बिल्कुल डूब जाता है। अब वो इन बातों को स्वीकार करने लगता है कि एक व्यक्ति जो है उसका कार्य ही सब कुछ है, और व्यक्ति का महत्व से ऊपर है उसके कार्य का महत्व, उसकी सोच का महत्व। वो समाज को क्या दे सकता है, क्या समाज को प्रदान कर सकता है, अब तक उसने समाज से लिया, अब वो समाज को क्या लौटा सकता है। और इस तरह से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज के बाद, आत्म कार्यान्वयन की स्टेज के बाद, तब तक जीवन एक अंतिम चरण में होता है, या ये कहिए कि रिटायरमेंट की अवस्था आ चुकी होती है। तो यहाँ से किसी संगठन में जब व्यक्ति जुड़ता है, तो उसके 5 आवश्यकताओं के पदानुक्रम है, हायरार्की है, स्तर है। इनको प्रथम स्तर पूरा करने के बाद दूसरा स्तर, दूसरा पूरा होने के बाद तीसरा, तीसरा पूरा होने के बाद चौथा, चौथा पूरे होने के बाद 5वें की तरफ बढ़ता है। अगर संगठन में जो लोग हैं, संगठन में रहते हुए वो अपनी इन आवश्यकताओं के पदानुक्रम को हासिल करता जाता है, तो ये संगठन उसको मोटिवेट कर रहा है उचित तरीके से।
और नहीं, यदि वो इस पदानुक्रम को नहीं हासिल कर पाता है तो वो असंतुष्ट रहेगा, डीमोटिवेटेड रहेगा, जिसका रिफ्लेक्शन, जिसका परावर्तन उसके कार्य पर दिखाई देगा, उसके कार्य करने का स्तर गिरेगा, उसकी उत्पादकता भी गिरेगी, वो कम मनोबल से कार्य को करेगा, कम मनोयोग से कार्य को करेगा, अपना बेस्ट देने में कहीं ना कहीं वो असफल हो जाएगा। और इस तरह से एक अगर हम लेकर के चलें समूह के रूप में, तो इसका असर समूह की उत्पादकता पर पड़ेगा। अगर ऐसी स्थिति कई लोगों के बीच में आ रही है तो वो पूरी तरह से ग्रुप को, समूह के जो लक्ष्य प्राप्त करने की स्पीड है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी। तो मैस्लो ने ये जो सिद्धांत दिया, उन्होंने एक पिरामिड के तरह से बताया। उन्होंने कहा कि एक बात अच्छी कही कि ये जो श्रृंखला है ये बहुत हार्ड नहीं है कि ऐसा हो ही, इसमें क्रम में कभी कभी परिवर्तन भी होता है। मैस्लो के बाद एक दूसरे विद्वान आए, क्लेटन पॉल अल्डरफर। क्लेटन पॉल अल्डरफर जो एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, उन्होंने मैस्लो के आवश्यकता सिद्धांत के पदानुक्रम का और आगे विकास किया। उन्होंने कहा कि 5 जो क्रम दिए गए हैं आवश्यकताओं की पूर्ति होने के लिए, वास्तव में ये 3 हैं। अगर इनको 3 में व्यक्त किया जाए, 3 पदानुक्रम में व्यक्त किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और उन्होंने अपने सिद्धांत को ERG सिद्धांत का, जो मोटिवेशन का, अभिप्रेरण का ERG सिद्धांत कहा जा सकता है। ERG में उन्होंने ई से एग्जिस्टेंस नीड को इम्प्लीमेंट किया है, इंगित किया है। एग्जिस्टेंस नीड्स यानी कि अस्तित्व की आवश्यकता, और आर से उन्होंने रिलेटेडनेस नीड्स को इंगित किया है। रिलेटेडनेस नीड्स का अर्थ है संबंधित आवश्यकताएं। और जो तीसरा उन्होंने पदानुक्रम दिया वो ग्रोथ नीड बताया, जी फॉर ग्रोथ नीड। इसमें उन्होंने विकास की आवश्यकताएं बताई। उन्होंने ERG 3 स्तर, ER और G, एग्जिस्टेंस नीड्स, रिलेटेडनेस नीड्स और ग्रोथ नीड्स, इन 3 के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि जैसा कि मैस्लो ने 5 जो पदानुक्रम बताए उनकी जगह 3 को ही लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और ERG सिद्धांत में उन्होंने बताया कि मनुष्य सबसे पहले अपनी एग्जिस्टेंस से जुड़ी नीड, यानी कि उन्होंने जो 2 नीड्स मैस्लो हायरार्की में हम देखते हैं कि शारीरिक आवश्यकता और सुरक्षा, इन दोनों को उन्होंने एग्जिस्टेंस नीड में व्यक्त किया और कहा कि ये दोनों जो हैं ये पहला स्तर है, और इन दोनों की पूर्ति करने के बाद व्यक्ति दूसरे स्तर पर आता है जिसको कि रिलेटेडनेस नीड्स कहते हैं। यानी कि वो अपने रिलेशंस को, अपने संबंधों को विस्तार देना चाहता है, अपनी सामाजिकता को बढ़ाना चाहता है, और सम्मान भी उन्होंने इसी रिलेटेडनेस नीड्स में लिया। तो एक व्यक्ति अपने संबंधों का विस्तार करना चाहता है जब उसकी एग्जिस्टेंस से जुड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, और संबंधों के विस्तार के बाद व्यक्ति फिर अपने विकास की आवश्यकताओं की ओर बढ़ता है, यानी कि वो अपने भविष्य को, अपने वर्तमान को, दोनों को सुरक्षित करना चाहता है और उससे जुड़ी चीज़ों में जुड़ता है। तो ग्रोथ नीड्स की तरफ वो बढ़ता है। तो ERG सिद्धांत के जो आखिरी स्तर है जिसमें कि आत्म कार्यान्वयन को आप शामिल कर सकते हैं, वो उसमें जुड़ता है। तो ERG सिद्धांत में क्लेटन पॉल अल्डरफर ने मैस्लो के 5 हिरार्कीज के अलावा कहा कि नहीं, इनको 3 में व्यक्त किया जा सकता है। पहली एग्जिस्टेंस नीड्स, दूसरी रिलेटेड नीड्स और ग्रोथ नीड्स। तात्पर्य यह है कि अस्तित्व की आवश्यकता, संबंधित आवश्यकताएं और विकास की आवश्यकताएं। तो ERG का जो सिद्धांत है वो संगठनात्मक व्यवहार की आवश्यकता भी है। जैसे कि यदि उच्च व्यवस्था की आवश्यकता की संतुष्टि नहीं हो पाती है तो व्यक्ति को इसके स्थान पर निम्न स्तर की आवश्यकता को पूरी करने के लिए प्रयास करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि एक कर्मचारी अपने कार्य से संतुष्टि प्राप्त करने में असमर्थ है और वह अपने ऑब्जर्वर से, अपने सुपरवाइजर से अच्छे रिलेशंस बनाकर भी वो जॉय नहीं पा सकता है, तो ऐसी स्थिति में वो फिर हाई सैलरी की मांग कर सकता है। तो 2 अभिप्रेरण के सिद्धांतों की हमने आपसे चर्चा की। अब हम तीसरे जो सिद्धांत है, हर्जबर्ग एक विद्वान थे, उन पर चर्चा करते हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक
फ्रेडरिक हार्जबर्ग ने दो कारक सिद्धांत की खोज की थी, टू फैक्टर थ्योरी उन्होंने दी थी। उन्होंने कहा कि मोटिवेशन के दो फैक्टर्स होते हैं। एक वो फैक्टर्स होते हैं जिसमें कि संतुष्टि करने वाले फैक्टर्स होते हैं और दूसरा असंतुष्टि करने। उन्होंने कारकों को दो ग्रुप में रखा। मनुष्य को, जो लोग हैं किसी संगठन में कार्य कर रहे हैं, ऐसे कारक जो संतुष्टि देते हैं उनको एक तरफ रखा, और ऐसे कारक जो कि संतुष्टि नहीं देते हैं, असंतुष्टि क्रिएट करते हैं, डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट करते हैं, उन्होंने उनको दूसरे ग्रुप में रखा। यानी कि संतोष प्रदान करने वाले फैक्टर्स और असंतोष प्रदान करने वाले फैक्टर्स दोनों को आइडेंटिफाई किया और उनको दो ग्रुप में रखा। उन्होंने कहा कि जो संतोष प्रदान करने वाले फैक्टर हैं वो संतोष को बढ़ाते हैं, सेटिस्फैक्शन को बढ़ाते हैं, और वही मोटिवेशन का कारण बनते हैं। यानी कि जैसे रिकॉग्निशन मिलना, चैलेंजिंग कोई काम मिलना और इस तरह से और जुड़ी बातें हैं, ये सब वर्क के काम के इंटरनल पार्ट हैं जो कि संतुष्टि देते हैं। और जो दूसरा असंतुष्टि देने वाले कारक हैं, हार्जबर्ग ने उनको स्वच्छता कारक के नाम से भी बुलाया। यदि जो स्वच्छता के कारक हैं, असंतुष्टि देने वाले जो कारक हैं, यदि उनका स्तर कम किया जाएगा तो संतुष्टि का स्तर बढ़ेगा, और यदि उस पर काम नहीं किया जाएगा तो कर्मचारियों में असंतोष रहेगा, वो डीमोटिवेटेड रहेंगे और उनका अभिप्रेरण का स्तर भी गिर जाएगा। जैसे कि उन्होंने कहा कि जो काम करने की स्थिति है, वर्क प्लेस है और वर्क कंडीशंस हैं, कंपनी की जो पॉलिसीज़ हैं, कंपनी की नीतियां हैं, काम में जो सिक्योरिटी है और जो सुपरवाइजर्स हैं, पर्यवेक्षक हैं, उनका अपने कर्मचारियों से व्यवहार कैसा है, ये स्वच्छता कारकों के उदाहरण के रूप में उन्होंने बताया। और स्वच्छता कारक जब बहुत अनुकूल होते हैं तब किसी व्यक्ति की कार्य संतुष्टि को उच्च होने की आवश्यकता नहीं होती। हम कह सकते हैं कि कार्य संतुष्टि का स्तर तब गिर जाता है। तो आपने देखा कि दो सिद्धांत, दो कारक हर्जबर्ग ने दिए और उन्होंने कहा कि संतुष्टि प्रदान करने वाले कारक अलग हैं, असंतुष्टि प्रदान करने वाले कारक अलग हैं। असंतुष्टि प्रदान करने वाले कारकों को उन्होंने स्वच्छता कारक कहा। असंतुष्टि प्रदान करने वाले कारकों का प्रभाव कम करना चाहिए जिससे कि संतुष्टि का विस्तार हो और मोटिवेशन बढ़े, और मोटिवेशन जब बढ़े, लोग मोटिवेटेड हों, लोग उत्साह से, प्रसन्नता से, अपना संपूर्ण मनोयोग से अपने कार्य में मन लगाएं और इससे संगठन की उत्पादकता, समूह की उत्पादकता बढ़े। अब एक और सिद्धांत की हम बात करेंगे। मैस्लोव का सिद्धांत आपने जाना, ईआरजी सिद्धांत जाना, टू फैक्टर थ्योरी हर्जबर्ग की जानी, और जो चौथा सिद्धांत है अभिप्रेरण का, वो है सिद्धांत एक्स और सिद्धांत वाई। सिद्धांत एक्स और सिद्धांत वाई इन्होंने डगलस मैकग्रेगर ने अपने वर्क में दिया था, और उन्होंने कहा था कि किसी भी संगठन में दो तरह के लोग होते हैं। दो तरह के लोग किसी भी संगठन में, एक एक्स प्रकार के लोग होते हैं और एक वाई प्रकार के लोग होते हैं। ऐसे वाई बनता है। वाई यस को डिनोट करता है और एक्स नो को डिनोट करता है। एक्स का मतलब, तो एक्स ग्रुप के लोग वो होते हैं जो काम करना नहीं चाहते हैं। ये एक उनका आंतरिक ऋणात्मक, नकारात्मक अभिप्रेरण कह सकते हैं कि वो काम करने से बचते हैं, काम को अवॉइड करते हैं, या कोई काम कर भी रहा हो तो उसकी आलोचना करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगला व्यक्ति कार्य कर रहा है तो वो कहीं न कहीं उनको इंस्पायर कर सकता है काम करने के लिए। तो इससे बेहतर है कि उसके कार्य की आलोचना की जाए ताकि वो भी डिमोटिवेटेड हो और चारों ओर ना काम करने वालों का एक समूह तैयार हो जाए। तो काम को टालना, काम में रुचि न दिखाना, काम को न करना, काम को किसी और के मत्थे मढ़ना, इस प्रकार की प्रवृत्तियां वाले लोग होते हैं, और ये बस उतना ही कार्य करते हैं जो उनको उनकी जॉब के लिए, सैलरी देने के लिए जरूरी है, बनाए रखने के लिए, संगठन में बनाए रखने के लिए
जरूरी है, इससे ज़्यादा वो काम नहीं, अतिरिक्त कार्यों को बिल्कुल नकार देते हैं। कभी भी फॉरवर्डनेस उनके अंदर नहीं होती है, कभी भी प्रोएक्टिवनेस उनके अंदर नहीं होती है कि वो काम को आगे बढ़ करके करें। हालांकि ऐसे लोग कई अवसरों को खो देते हैं। वो अवसर उनके विकास से जुड़े होते हैं। हो सकता है कि उनके अच्छे कार्यों के बदले उसके रिफ्लेक्शन के जरिए उनको प्रमोशन मिले, उनको कोई बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य करने का मौका मिले, और इस संबंध में उनको उसका पारितोषिक भी मिले, और हो सकता है कि वो उनकी आय में वृद्धि करे, आर्थिक वृद्धि भी करे। लेकिन अपनी ऐसी स्वेच्छा न दिखा करके वो अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों को हैंडल करने के लिए, संगठन में उनकी उत्पादकता को बनाए रखने के लिए, उनकी जो प्रासंगिकता है उसको बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो पर्यवेक्षक होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, उनको उनकी निगरानी करनी होती है, उनकी मॉनिटरिंग करनी होती है, उनको एक वर्क शेड्यूल दिया जाता है, टारगेट दिया जाता है, और कठोरता से टारगेट का पालन करवाने के लिए उनको बाध्य होना पड़ता है। तो हो सकता है कि वो ऐसा करें या ना करें, संगठन छोड़ के चले जाएं। अगर संगठन छोड़ के जाएंगे तो फिर कोई दूसरा व्यक्ति आएगा, हो सकता है कि वो सकारात्मकता की ओर। तो जो नकारात्मक व्यक्ति हैं, कार्य को नकारने वाले व्यक्ति हैं, कार्य में रुचि न दिखाने वाले व्यक्ति हैं, एक उन व्यक्तियों का ग्रुप होता है जिसको कि एक्स मॉडल कहा जाता है, और दूसरा होता है वाई मॉडल। यस, कुछ लोग कार्य के प्रति बहुत ही उत्साहित होते हैं, कार्य को सकारात्मकता से लेते हैं, और अपनी भी वृद्धि करते हैं, अपना प्रमोशन करते हैं, अपना ग्रोथ करते हैं, साथ ही साथ अपने योगदान से संगठन का भी विकास में अपना योगदान देते हैं। तो एक्स और वाई थ्योरी डगलस मैकग्रेगर की आपने जानी कि संगठन में इस तरह से जो लोग होते हैं, और जो लोग वाई सिद्धांत के होते हैं उनको प्रेरित किया जाता है। उनका जो जो सकारात्मकता है उसको मेंटेन रखने की जिम्मेदारी प्रबंधन पर होती है, और उनको उनका उत्साह वर्धन लगातार बना रहे, इसके लिए उनको प्रेरित भी किया जाता है। अब हम आज चर्चा करेंगे भागवत गीता की जो निष्काम कर्मा है, निष्काम कर कार्य है, निस्वार्थ कार्य है, उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करें, क्योंकि ये भी कार्यस्थल पर इसके भी अनुप्रयोग किए जाने लगे हैं। बहुत सारे कार्यस्थलों पर इसका भी अनुप्रयोग हो रहा है, इसके भी सिद्धांतों का, गीता में कही गई बातों का लोग अवलोकन कर रहे हैं, उनका अनुपालन कर रहे हैं, और कार्यस्थल पर ये जो अनुपालन है, ये जो गीता, भागवत गीता जो कि एक धार्मिक ग्रंथ है, पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, उसमें कही गई बातें लोगों को कहीं न कहीं से अभिप्रेरित कर रही हैं। इसमें कहा गया है कि किसी भी कार्य को करने के लिए फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए कि आपको इस काम करने से क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। इसके विचार करने से अच्छा है कि आप अपना संपूर्ण मनोयोग अपने कार्य में लगाएं, और एक गुणवत्तापूर्ण कार्य करें। फिर जो मिलना मिलाना होगा वो कार्य के प्रतिफल के रूप में आपको मिलेगा, वो भविष्य के हाथ में है। तो बहुत से लोग ऐसी निस्वार्थ भावना से कार्य करते हैं, और वो अपना संपूर्ण योगदान देते हैं। वर्क प्लेस पे कुछ अवधारणाएं हैं, उनके अनुप्रयोग पर भी हम चर्चा करेंगे, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम अभिप्रेरणाओं का पालन करते हुए सामान्यतः कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए क्या उपलब्ध कराया जाता है, जिससे कि उनका जो वर्क डिस्पोजल है, वर्क परफॉर्मेंस है, कार्य निष्पादन है, वो उस बढ़े, उसमें एक गुणवत्ता आए, और वो उसमें एक निरंतरता है। तो कई सारी अवधारणाएं हैं, जिसमें एक अवधारणा है अच्छा वेतन। अच्छा वेतन यदि कर्मचारी को मिलेगा तो वो प्रेरित रहेगा। अच्छा वेतन से तात्पर्य है कि जितनी उसकी योग्यता है उसके अनुसार, जितना उसका योगदान है, अगर उसके अनुसार उसको वेतन किया दिया जा रहा है तो वो अच्छा वेतन कहा जा रहा है। यदि उससे अधिक वेतन दिया जाएगा तो ये भी उचित नहीं होगा, और यदि उससे कम वेतन दिया जाएगा तो भी उचित नहीं होगा। कर्मचारी संगठन छोड़ करके जहाँ अच्छा वेतन मिलेगा वहाँ चला जाएगा। तो अच्छा वेतन भी एक अभिप्रेरक के रूप में कार्य करता है। परिवर्तनशील वेतन, वेरिएबल पे, ये जनरली ये माना जाता है, सामान्य रूप से ऐसा माना जाता है कि यदि कर्मचारी को एक निश्चित वेतन का भुगतान किया जाएगा तो नियोक्ता की आशाओं के अनुरूप बहुत ही कम प्रोत्साहन या लाभ प्राप्त होगा।
परिवर्तनशील वेतन इस मुद्दे पर बहुत ही अच्छे तरीके से समाधान करता है कि वेतन में लगातार कोई ना कोई परिवर्तन होता रहे, कोई इंक्रीमेंट लगता रहे, कोई प्रमोशन होता रहे, जिससे उसका उत्साह हमेशा नवीनीकृत रहेगा, बना रहेगा और उसको एक रेगुलर ग्रोथ की संभावना बनी रहेगी। ये भी उसको अच्छा अभिप्रेरण देता है। और जो विकल्प हैं, कर्मचारी स्टॉक विकल्प, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस, इसके अंतर्गत अनेक कंपनियां अपने कर्मचारियों को कंपनी के शेयरों की एक निश्चित संख्या देती हैं, जो कि बाजार दर से कम होती हैं। अधिकतर कर्मचारी इस अवसर का लाभ उठाते हैं और कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं, और इसी को कुछ छूट या बट्टे पर देने के लिए कर्मचारियों को आमंत्रित किया जाता है। एक बार जब ये कंपनी का शेयर एम्प्लॉयज खरीद लेते हैं, तो वो एक तरह से कंपनी के मालिक बन जाते हैं और कंपनी का जो हित है उसमें अपना हित देखते हैं और कंपनी के प्रत्यक्ष हित के लिए वो खड़े होते हैं और अपने कार्य को अच्छी तरीके से निष्पादित करते हैं। तो ऐसा देखा गया है, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस में है कि कर्मचारी स्टॉक ऑप्शंस जो हैं, कर्मचारी स्टॉक का जो विकल्प है, वो एक अच्छे अभिप्रेरक के रूप में उभर करके आया है। इसमें भारत में भी इस तरह के अनुप्रयोग आजकल हो रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि भारत में श्री एन.आर. नारायण मूर्ति जी ने अपनी कंपनी इन्फोसिस में इस तरह के अभिप्रेरण दिए हैं। उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने कर्मचारियों को अपने स्टॉक ऑप्शंस दिए हैं, शेयर दिए हैं, और उससे उनकी उत्पादकता में बहुत असर पड़ा है। यानी कि ये एक अच्छे अभिप्रेरक के रूप में कार्य करता है। इसके बाद आती है जॉब रोटेशन, कार्य चक्रानुक्रम। कार्य चक्रानुक्रम से ये तात्पर्य है कि यदि एक व्यक्ति बहुत ही लंबे समय की अवधि के लिए एक ही कार्य में लगातार रत रहता है, तो उसकी गतिविधियां यांत्रिक बन जाती हैं, मैकेनिकल एंड मोनोटोनस हो जाती हैं, एकाकी हो जाती हैं, और हो सकता है कि इससे वो बोर हो जाए। हो सकता है कि उसकी अभिप्रेरणा को वो कम कर दे, उसके मोटिवेशन लेवल को वो कम कर दे। तो एक गतिशील कर्मचारी जो एक कार्य से दूसरे कार्य में काम करेगा, वो निश्चित रूप से अपने कार्य से बोर नहीं होगा, उचाट नहीं होगा, और वो उसकी अभिप्रेरणा भी लगातार बनी रहेगी। तो थोड़े थोड़े जॉब रोटेशन, इनका काम कभी उनको दिया, कभी अगले डेस्क पे उसको रखा, कुछ और थोड़े सा मिलता जुलता काम दिया। अक्सर बैंक्स में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जो कैश पे लगा होता है, फिर वो अकाउंट में कुछ दिन कार्य करता है, या फिर कुछ दिन अकाउंट से फिर वो कैश पर आ जाता है। तो ये चक्रानुक्रम का एक उदाहरण है। ऐसे कई चक्रानुक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिससे कि व्यक्ति का जो रुचि है वो बनी रहे, और उसके अंदर जो मोनोटोनस चीज़ें आ रही हैं और बोरियत आ रही है उस काम को देख करके, वो दूर हो जाए। इसके बाद जो अगले अभिप्रेरक हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे, वो है कार्य वृद्धि और कार्य समृद्धि, जॉब एनलार्जमेंट एंड जॉब एनरिचमेंट। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कार्य वृद्धि की। कार्य को दो प्रसार से विस्तारित किया जाता है, समस्तर अथवा सपाट तक ऊर्ध्वाधर। कहने का अर्थ है कि किसी भी कार्य वृद्धि का करने के लिए कार्य में कुछ चीजें जो हैं जोड़ी जाती हैं, जैसे उसकी भूमिका का विस्तार किया जाता है। कोई व्यक्ति किसी एक पर्टिकुलर भूमिका का निर्वहन कर रहा है, तो उसको थोड़ी सी कुछ और डिफरेंट जो रोल्स दिए जाते हैं कि अब आप इनको भी निभाइए, इनको भी निर्वहन करिए, इन कार्यों का भी निर्वहन करिए। तो ये जो स्थिति है, ये कार्य वृद्धि है। कार्य वृद्धि में कर्मचारियों को अधिक स्वतंत्रता मिलती है, और वो कार्य करने की उनको जो है अधिकार मिलता है, और कार्य का विस्तार मिलता है, जिससे कि वो थोड़ा सा कार्य को लेकर के और सचेत होते हैं, और वो उनके लिए एक अभिप्रेरण का कार्य करता है। जॉब एनलार्जमेंट, कार्य वृद्धि के बाद हम कार्य समृद्धि पर चर्चा करेंगे, यानी कि जॉब एनरिचमेंट पर चर्चा करेंगे। जो कार्य समृद्धि है, वो कार्य का ऊर्ध्वाधर विस्तार होता है, वर्टिकल एक्सपेंशन होता है, जिसमें कर्मचारियों को अधिक स्वतंत्रता दी जाती है, अधिक शक्ति दी जाती है, और उनको निर्णय लेने के प्राधिकार दिए जाते हैं, जिससे कि कार्यों को पूरा किया जा सके। तो प्राधिकारिता दी जाती है। कार्य वृद्धि में प्राधिकारिता या शक्तियों में बढ़ोतरी नहीं की जाती, लेकिन कार्य समृद्धि में प्राधिकारिता और शक्तियों में बढ़ोतरी की जाती है। यही दोनों में अंतर भी है। तो कार्य की भूमिका की परिभाषा में दोनों में परिवर्तन अनुभव किया जाता है,
और कार्य वृद्धि से, कार्य में समृद्धि से उनका अभिप्रेरण स्तर बढ़ता है और अभिप्रेरण स्तर बढ़ने के साथ साथ उसके सुपरिणाम मिलते हैं। अगला अभिप्रेरक जिस पे हम चर्चा करेंगे वो है मान्यता, रिकॉग्निशन। प्रत्येक व्यक्ति का ये स्वाभाविक भाव है कि उसको मान्यता मिले, और जो संगठन में कर्मचारी होते हैं वो भी इसके कोई अपवाद नहीं है। मान्यता प्रणाली या व्यवस्था अनौपचारिक रूप से पूरी की जा सकती है। जैसे कि कई बार आपने देखा, अरे कोई हमारा अधिकारी कोई कर्मचारी को कहता है बहुत अच्छा काम किया, उसकी पीठ थपथपाता है, उसको थैंक यू बोलता है, तो ये उसके लिए एक छोटी सी जो जेस्चर है वो उसके लिए बहुत अभिप्रेरक का कार्य करती है। रिकॉग्निशन देती है कि देखो कोई मुझे वॉच कर रहा है, कोई मुझे देख रहा है, मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ, तो वो व्यर्थ नहीं जा रहा है। लोग हैं जो इसको समझ रहे हैं, यानी कि मैं एक अच्छे वातावरण में हूँ, अच्छे लोगों के बीच हूँ, मेरे काम की जो है मॉनिटरिंग हो रही है, अच्छे काम की हो रही है, और मुझे इसका अभी अभी प्रतिरूप देखने को मिला। तो लोग इससे अभिप्रेरित रहते हैं और अपनी वो पूरे टीम में एक अच्छे मेंबर की तरह काम करते हैं और उनकी टीम भी बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। तो संगठन में हमने देखा कि अभिप्रेरण का बहुत ही बड़ा महत्व है। ये किसी भी संगठन की सफलता का मूलाधार भी है। बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जिनकी उत्पादकता बहुत ही अधिक है। बाजार में, लोगों में, समाज में उन संगठनों को लोग बहुत ही अच्छे गुणवत्ता वाले, अच्छी गुडविल वाली संस्था के रूप में देखते हैं। इसकी सीधी सीधी वजह है कि उन वहाँ पर किस प्रकार का मोटिवेशन लेवल मेंटेन है, किस तरह का अभिप्रेरण स्तर कर्मचारियों के, लोगों के, संगठन के लोगों के बीच में मौजूद है। तो आपने देखा कि अभिप्रेरण यानी कि मोटिवेशन किस प्रकार से एक भूमिका निभा रहा है, एक भूमिका का निर्वहन कर रहा है। वो कहीं न कहीं प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता को बढ़ाने के लिए समूह द्वारा लक्ष्य को निश्चित समय सीमा के अंदर, निश्चित संसाधनों के बीच प्राप्त करने का एक सहायक बनता है। तो अभिप्रेरण को और उससे जुड़े कई जो सिद्धांत हैं, कई जो विद्वानों ने सिद्धांत प्रतिपादित किए, उन पे भी चर्चा हुई। आपने इनको विस्तार से जाना। इसके बाद जो अगला विषय है हम जिस पर चर्चा करेंगे वो है समूह गतिकी की प्रकृति। समूह गतिकी, जिसको अंग्रेजी में ग्रुप डायनामिक्स भी कहा जाता है। तो ग्रुप डायनामिक्स या समूह गतिकी किस तरह से संगठन में अपना कार्य करती है और इसकी प्रकृति क्या होती है, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, समूह व्यवहार को यह किस तरह से प्रभावित करती है, और समूह निर्माण में यह किस तरह से अपना रोल प्ले करती है, समूह निर्माण से जुड़े सिद्धांत क्या हैं, समूहों के प्रकार क्या होते हैं। अब हम इन पर चर्चा करेंगे। मनुष्य हमेशा एक समूह में मिलकर के कार्य करता है। समूह में मनुष्य की जो शक्ति है, कार्य करने की शक्ति है, वो मल्टीप्लाई होती है। वो एक योग भी बनती है और मल्टीप्लाई भी होती है। बहुत सारे लोग जब एक साथ मिलकर के एक सामान्य लक्ष्य को हासिल करने के लिए कार्य करते हैं तो हम देखते हैं कि ये समूह की शक्ति होती है, और समूह के द्वारा ही उत्पादकता के मानदंड स्थापित किए जाते हैं। और यही नहीं, वे सभी सदस्यों पर इनको बनाए रखने के लिए दबाव भी बनाते हैं। जैसे समूह में अकेले के सोचने का कुछ नहीं होता। अकेला व्यक्ति यदि सोचे कि हम ये काम नहीं करेंगे या हमारी वजह से समूह का कोई कार्य बिगड़ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। समूह के मानदंड व्यक्ति के व्यवहार पर प्रमुख रूप से प्रभाव डालते हैं। कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से कार्य नहीं कर सकता और ना ही उसके विरोध या विपरीत कार्य कर सकता है, परंतु समूह के सदस्यों के रूप में यह सब कुछ कर सकने में वो समर्थ होता है। एल्टन मायो, जिन्हें हम प्रबंधन के क्षेत्र में, प्रबंधन के सिद्धांत के क्षेत्र में जिन्होंने अपने कई विचार दिए हैं, उनका एक मानव संबंधी दृष्टिकोण, ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच बहुत ही चर्चित है, बहुत ही विख्यात है। इसके वो उनका एक प्रमुख सिद्धांत है, और उसमें उन्होंने कहा है कि औपचारिक और अनौपचारिक, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स के बीच में तालमेल व सामंजस्य को बनाना और उसको मेंटेन करना ही ग्रुप डायनामिक्स है, समूह की गतिकी है। उन्होंने कहा कि संगठन में आंतरिक संतुलन या साम्यावस्था स्थापित करना व बनाए रखना चाहिए। दूसरे एक विद्वान चेस्टर बर्नार्ड ने भी इस संकल्पना को
और आगे विकसित किया। उन्होंने कहा कि हमें याद रखना चाहिए कि औपचारिक संगठन ही सबसे पहले स्थापित होते हैं और इसके पश्चात ही अनौपचारिक संगठनों का विकास होता है। उन्होंने कहा कि पहले एक फॉर्मल ग्रुप बनता है और उसके बाद आगे चल करके कई अनौपचारिक संगठन उससे जुड़े बन सकते हैं और दोनों एक साथ उपस्थित भी रहते हैं। तो समूहों के साथ पारस्परिक क्रिया करने के लिए सही दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता होती है और प्रबंधकों को यह समझना जरूरी है कि जो ग्रुप डायनामिक्स है, समूह गतिकी है, वो किस तरह से काम करता है। एक ग्रुप को हैंडल करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि ये जाना जाए कि ग्रुप का बिहेवियर किस तरह से होता है, समूह किस तरह से व्यवहार करता है, एक समूह बनता कैसे है, एक समूह टूटता कैसे, और अगर समूह जब बन जाता है तो वो किस तरह से संचालित होता है। ये तीनों चीजें समूह गतिकी को इंगित करती हैं। समूह गतिकी की अगर हम प्रकृति को समझने की कोशिश करें तो हमें उसकी संरचना, उसकी प्रक्रिया, समूहों के निर्माण होने को समझना होगा। एक सोशल साइकोलॉजिस्ट, समाज मनोवैज्ञानिक कर्ट लेविन ने कहा था कि उन्होंने ही सबसे पहले ग्रुप डायनामिक्स का प्रयोग किया था। समूह गतिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले कर्ट लेविन ने किया था और उन्होंने इस शब्द को काफी विस्तार दिया, इस पे काफी काम किया, इसको एक प्रसिद्धि दी। और ऐसा एक माना जाता है कि समूह गतिकी का वर्णन ऐसे किया जाता है कि किस प्रकार से समूह को संगठित और संचालित किया जाए। जो समूह को संगठित और संचालित करने वाले प्रबंधक हैं, उनको समूह गतिकी का भरपूर और वास्तविक ज्ञान होना चाहिए, तभी वो समूह को संगठित और संचालित कर सकते हैं और समूह एक लाभार्थी के रूप में या लाभ प्रदान करने वाले रूप में निरंतरता बनाए रखता। ग्रुप और गतिकी, समूह और गतिकी, दो शब्दों से समूह गतिकी बना है। और गतिकी एक यूनानी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है बल या दबाव। समूह के बने रहने के लिए किस प्रकार के कारक, किस प्रकार के बल कार्य करते हैं, उनका हम अध्ययन इसमें करते हैं। और समूह गतिकी को क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि डायनामिक्स को चेंज कर सकते हैं, डायनामिक्स को मेंटेन कर सकते हैं, इन फैक्टर्स को काफ़ी विस्तार से वैज्ञानिकों ने, विद्वानों ने बताया है। और जिन लोगों ने इस पे काफ़ी काम किया है उन लोगों पर एक बार हम चर्चा कर लें तो समूह गतिकी पर प्रतिष्ठित सिद्धांतकारक जो रहे हैं, गस्टाव ली बीन हैं, विलियम मैकडगलस हैं, साइमन फ्रायड हैं, जैकब एल मोरेनो हैं, कर्ट लेविन हैं, विलियम सैक्स हैं, ब्रूस एंड टकमैन। इनके जो सिद्धांत हैं वो बहुत ही चर्चित हैं। ग्रुप डायनामिक्स के इनके सिद्धांत जो प्रबंधक हैं उनको एक दिशा देते हैं, रोशनी देते हैं कि किस तरह से ग्रुप को संचालित, संगठित और क्रियान्वित करने के लिए किन सिद्धांतों की वो मदद ले सकते हैं। समूह गतिकी का जो उद्देश्य है, इसके अध्ययन का जो उद्देश्य है वो ये है कि समूह की सामाजिक प्रक्रियाओं की पहचान किया जाए, उनका विश्लेषण किया जाए, उनके विकास और निष्पादन पर उनके प्रभावों का आकलन किया जाए। दूसरा उद्देश्य है व्यक्ति और समूह के कार्य निष्पादन का सुधार करने के लिए कौशल को विकसित कैसे किया जाए। तीसरा उद्देश्य है लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए, सफल संगठनों का निर्माण करने के लिए तकनीकों का, टेक्नोलॉजी का कैसे इम्प्लीकेशन किया जाए, कैसे यूज़ किया जाए, उसको कैसे लागू किया जाए। क्योंकि हम देखते हैं कि कोई बाहरी टेक्नोलॉजी आती है तो वो ग्रुप में चेंज लाने की कोशिश करती है, ग्रुप में चेंज लाने की कोशिश करती है। और जब चेंज लाने की कोशिश करती है तो ग्रुप फिर अब उस टेक्नोलॉजी को एडाप्ट करता है, क्योंकि उसको बाजार में बने रहना है, अपने प्रतिद्वंदियों के बीच में बने रहना है। तकनीकी से वो अपने को अपडेट करती है, लेकिन तकनीकी को लागू करना का एक तरीका होता है, क्योंकि संगठन में बहुत से लोग एक जो लगातार एक आदत के अनुसार जिस तरीके से काम करते आ रहे हैं उसको, नई टेक्निक को आत्मसात करने के लिए शीघ्र तैयार नहीं होंगे। तो उनका ट्रेनिंग करना, उनको उसके बारे में समझाना, उसको इंड्यूस करना एक तरीके से, तो ये सारी चीज़ें किस तरह से की जाएं ताकि हमारी जो ग्रुप की जो वर्किंग स्पीड है वो बदले ना, और उसको बिना बदले, उसको बिना प्रभावित किए
हम इम्प्लीमेंट करें, तकनीक का प्रयोग करें और फिर से उससे लाभ करें। तो इस तरह की चीज़ों को हम किस तरह से कैसे करें, ग्रुप डायनामिक्स में हम समझने की कोशिश करते हैं। समूह परिवर्तनशील एक ऑब्जेक्ट है और यही दर्शाता है कि समूह में एक गतिकी होती है और इस गति को सकारात्मक रूप से कैसे प्रभावित किया जाए, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। इसके जो सिद्धांत हैं उसमें कुछ बातें आधारित हैं, जैसे समूह के सदस्यों को अपनी संपत्तियों, अपनी एसेट्स की गहरी समझ होना बहुत जरूरी है। दूसरा, समूह में परिवर्तन को समूहों के सदस्यों के बीच दबाव उत्पन्न नहीं करना चाहिए। तीसरा, सामान्य सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में समूह का निर्माण करना चाहिए, उसे वहां विद्यमान भी रहना चाहिए और कार्य करना चाहिए। एक समूह में परिवर्तन करने के संबंध में संबंधित सूचना को सभी सदस्यों के बीच आपस में सूचित किया जाना चाहिए, यानी कि कम्युनिकेशन अच्छे से मेंटेन किया जाना चाहिए। समूह को प्रभावी बनाने के लिए समूह की संरचना, अंतर समूहों के संबंध और उसके सदस्यों की भागीदारी का होना अत्यंत आवश्यक है। सभी संगठनों में समूहों का होना सामान्य परिघटना होती है, चाहे वो फिर सरकारी संगठन हो, निजी संगठन हो, सेना हो, न्यायिक संगठन हो या फिर शैक्षिक संगठन क्यों ना हो। समूह व्यवहार को प्रभावित करने वाले कई सारे कारक हैं और उन कारकों पर यदि हम चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि एक संगठन में प्रवेश लेने के लिए समूह के सदस्यों में ज्ञान, योग्यताएं, कौशलों, व्यक्तित्व की विशेषताओं का होना मूल स्रोत या संसाधन माने गए हैं। संबद्धता, सामंजस्यता, कोहेसिवनेस प्राप्त करने के लिए बड़े समूहों के स्थान पर छोटे समूह अधिक प्रभावकारी सिद्ध होते हैं। समूहों की भूमिका को 3 प्रकारों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें कार्य की भूमिका, संरक्षण भूमिका और अवरोध भूमिका सम्मिलित है। प्रत्येक समूह की स्थापना उसके अपने मानकों के समूह के आधार पर स्थापित होती है, यानी कि हर समूह का एक ग्रुप स्टैंडर्ड होता है। तो ग्रुप स्टैंडर्ड के हिसाब से ही प्रत्येक समूह की स्थापना होती है। व्यवहार के मानक स्वीकार्यता के स्तर पर होने चाहिए। जो ग्रुप बिहेवियर है वो ऐसा होना चाहिए जो फ्लेक्सिबल हो, एक्सेप्टेबल हो। और प्रायः मानक जो होते हैं, स्टैंडर्ड्स जो होते हैं, वो समूह की प्रतिबद्धता, कमिटमेंट, प्रोत्साहन, अभिप्रेरण, निष्पादन के स्तर को इंगित करते हैं या प्रकट करते हैं। समूह एक दूसरे से संबद्ध होना स्वीकार कर लेते हैं जब अन्य समूहों के साथ गहन प्रतियोगिता होने लगती है अथवा जीवित या विद्यमान रहने के लिए विपरीत गंभीर बाहरी थ्रेट्स का, एक्सटर्नल थ्रेट्स का सामना करने की स्थिति में ऐसा जरूरी होता है। तो जो एक्सटर्नल थ्रेट्स समूह पर आते हैं, बाहरी जो कारक आते हैं, थ्रेट बन करके आते हैं, उनका सामना करना, उनको फेस करना, उनका निवारण करना और फिर परिस्थिति के अनुकूल अपने को ढालना, ये सारी चीज़ें ग्रुप डायनामिक्स के फैक्टर्स के रूप में हम लोग लेते हैं। फिर प्रक्रियाएं, वो भी फैक्टर्स होती हैं, जैसे कि निर्णय लेना, संचार, संघर्ष प्रबंधन, नेतृत्व इत्यादि का निष्पादन समूह गतिकी के माध्यम से संपूर्ण होना बेटर रहता है, जो कि किसी न ना कि किसी व्यक्तिगत माध्यम से हो। समूह निर्माण के कुछ सिद्धांत हैं। ग्रुप्स बनते कैसे हैं? ग्रुप बनने में कुछ लोगों ने अपने विचार प्रस्तुत किए, जिसमें जॉर्ज ह्यूमेन्स ने अपने विचार दिए, जॉन टिबार्ट ने अपने विचार दिए, हरोल्ड केली ने अपने विचार दिए। इसमें जो सबसे ज़्यादा चर्चित विचार है जिस पे हम अभी चर्चा करेंगे, वो ब्रूस टकमैन का विचार यहाँ पे चर्चा के लिए हम लोग अब इस पे वार्ता करेंगे। ब्रूस टकमैन ने समूह के लिए 5 स्तर का मॉडल प्रस्तावित किया। उसको टकमैन लेवल के नाम से जाना जाता है या टकमैन का मॉडल कहा जाता है। टकमैन का मॉडल कहता है कि आदर्श समूह के निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को 5 स्तरों में प्रस्तुत किया जा सकता है। यह है पहला, निर्माण करना, फॉर्मिंग। दूसरा है हंगामा करना या स्टॉर्मिंग करना। तीसरा है मानकीकरण करना, यानी कि नॉर्मिंग करना। चौथा है कार्य निष्पादन करना, परफॉर्मिंग। और पांचवा उन्होंने कहा स्थगित करना, यानी कि एडजर्निंग। सबसे पहले उन्होंने निर्माण करना, एक समूह, सबसे ये समूह बनने की प्रारंभिक अवस्था होती है। शुरुआत में ये आप कह सकते हैं कि इन्फेंट स्टेज में जब कोई ग्रुप होता है
तो ये जब धीरे धीरे वो बन रहा होता है तो उसमें लोग जुड़ते हैं, लेकिन कोई मेजर जो गोल है जल्दी वो इस्टेब्लिश नहीं हो पाता है। यानी कि मेजर लक्ष्य जो है, प्रमुख लक्ष्य जो है, उसका स्वरूप देखने को नहीं मिलता है। कई सारे लक्ष्य होते हैं और फिर धीरे धीरे बाद में आगे चल के ये लक्ष्य एकीकृत होते हैं। तो उद्देश्य संरचना कार्य या समूह के नेतृत्व में बहुत निश्चिंतता नहीं होती। लोग एक दूसरे के प्रति शंकालु होते हैं, ये सोचते हैं कि हम इसमें रुकें या ना रुकें, किस तरह से काम को करें। बहुत सी सारी चीज़ों को लेकर के प्रश्न खड़े होते हैं, असमंजसता की स्थिति बनी रहती है, लोगों की भूमिका स्पष्ट नहीं होती है और एक नेतृत्व का अभाव दिखता है। जो दूसरा समूह निर्माण का टकमैन ने क्रम दिया, उसमें उन्होंने बताया है कि जो दूसरा लेवल है, हंगामा करना यानी कि स्टॉर्मिंग करना, शोर मचाना, इस स्थिति को प्रतिद्वंद्विता और विरोध करने की विशेषता प्राप्त है। इसमें ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, उनके बीच में हाई लेवल का जो एक दूसरे से असहमति है वो दिखती है, एक दूसरे के प्रति प्रतिरोध दिखता है। हो सकता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि सदस्य ग्रुप को छोड़ करके चले जाते हैं, बात बात में आलोचनाएं होती हैं, और यदि सदस्य इस संघर्ष को हल करने में समर्थ हो जाते हैं तब समूह आगे कंटिन्यू हो जाता है और उसकी प्रभावी स्थिति बनी रहती है। तीसरी जो स्टेज आती है किसी समूह के बनने में, वो है नॉर्मिंग, मानकीकरण करना। इस स्थिति में जो जुड़े व्यक्ति हैं उनके विवादों को मान्यता के द्वारा विशेषीकृत किया जाता है और उनकी आकांक्षाओं में साझेदारी की जाती है। इस स्थिति की अवधि में समूह के जो सदस्य हैं उनमें समूह के प्रति संबद्धता, पहचान की भावनाओं का उत्पन्न आरंभ होने लगता है। सहकारिता के प्रयास से उपलब्ध प्राप्ति के परिणाम भी आने लगते हैं। सदस्यों के बीच जो उत्तरदायित्व हैं वो भी अब स्पष्ट होने लगते हैं, विभाजित होने लगते हैं। लोगों को ये लगने लगता है कि मेरा उत्तरदायित्व स्पष्ट रूप से क्या है, मुझे क्या करना है, और ये समूह निर्णय लेता है कि किस तरह से प्रगति का मूल्यांकन किया जाएगा, किस तरह से चीज़ों को इवैल्यूएट किया जाएगा। कहने का अर्थ है कि अब काफ़ी चीज़ें जो हैं नॉर्म्स डेवलप होने लगते हैं, मानक जो हैं डेवलप होने लगते हैं, और ये मानक किसी भी समूह के भविष्य में आगे बने रहने के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। ये तीसरी स्टेज होती है ग्रुप फॉर्मेशन की। जो चौथी स्टेज है वो है परफॉर्मेंस की। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ग्रुप में अब एक समूह में परिपक्वता हो जाती है, मेच्योरिटी लेवल हासिल कर जाता है। लोग डिस्प्यूट नहीं करते हैं, लोग कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते हैं, बल्कि अगर कोई बात मन में आती है तो आपस में चर्चा करके उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं और एक उचित तरीके से उसके सॉल्यूशन को ले करके फिर समूह की जो प्रक्रिया है उसको बनाए रखते हैं, डिसीजंस लेते हैं, और जो समूह के लक्ष्य हैं सभी लोग उस पर ध्यान रखते हैं और एक इमोशनल जुड़ाव महसूस करते हैं लक्ष्य को हासिल करने में। ये समूह के लिए बहुत ही आदर्श अवस्था होती है। तो और जो पांचवी स्टेज है समूह की वो है एडजर्निंग। जब धीरे धीरे इस चौथी अवस्था यानी कि परफॉर्मिंग स्टेज से हम बाहर आते हैं तो समूह में ऐसा सिचुएशन भी आ सकती है कि जो लोग हैं उनमें संतुष्टि होने के कारण उसको छोड़ भी सकते हैं, या कोई व्यक्ति जो है अकेला व्यक्ति, उसमें उसका इंटरेस्ट कम हो जाए, अपनी इच्छा से वो मनमानी भी करने लग सकता है, डिसीजंस को लेकर के वो बहुत ही ज़्यादा अपनी चीज़ों को अप्लाई करने लगता है, अपने को सही मानने लगता है। तो इस तरह की चीज़ों का होना शुरू हो जाता है। ये पांचवी स्टेज होती है समूह के लिए। अब ग्रुप फॉर्मेशन के बाद हम चर्चा करेंगे समूह कितने तरीके के हो सकते हैं। समूह को अगर प्रकार को देखें तो प्राथमिक समूह होते हैं, द्वितीयक समूह होते हैं, सामाजिक समूह होते हैं, संयुक्त अथवा गठबंधन समूह होते हैं, सदस्यता और संदर्भित समूह होते हैं, आंतरिक समूह और बाहरी समूह होते हैं, औपचारिक समूह होते हैं, कमांड ग्रुप होते हैं, कमान समूह होते हैं, टास्क फोर्स होते हैं, कार्य समूह होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, कार्यात्मक समूह होते हैं, अनौपचारिक समूह होते हैं। इस तरह से समूहों के ये इतने प्रकार हैं। अगर हम इन पर चर्चा करें तो प्राथमिक समूह, ये बहुत ही छोटे समूह को हम कहते हैं, कुछ एक लोग इसके मेंबर होते हैं। द्वितीयक समूह, ये बड़े आकार के समूह होते हैं जो विशेषीकृत किए जाते हैं। सोशल ग्रुप, सामाजिक समूह होते हैं, यह परिभाषित समूह के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से एक दूसरे से आंतरिक रूप से संबद्ध होने की एकीकृत प्रणाली को दर्शाते हैं। फिर कोएलिशंस होते हैं, दो लोग मिलकर के
ज्वाइंट होकर के समूह बनाते हैं, 2 समूह मिल करके, 3 समूह मिल करके एक समूह का निर्माण करते हैं। मेंबरशिप एंड रेफरेंस ग्रुप होते हैं, सदस्यता और संदर्भित समूह होते हैं। तो आज हम लोगों ने ग्रुप डायनामिक्स और अभिप्रेरण पर चर्चा की, बहुत सारी बातें हुई और मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। इन पर आप अपने विचार व्यक्त करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।